अस्सलाम वालेकुम। जमात शशुम मजमून उर्दू सबक नंबर 14 ऊटी की सैर। ये जो सबक है इसका मुताला हम उर्दू प्लस चैनल पर करने वाले हैं। इस सबक को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसको हिस्सा 1 और हिस्सा 2, मतलब इस सबक के अगले हिस्से का मुताला जो है हम हिस्सा 2 में करेंगे। सबसे पहले ऊटी की सैर क्या है। ऊटी एक मुकाम का नाम है जिसका क्या करना, सैर किया गया है। सैर के बारे में बताया, मतलब जो मुसन्निफ है जिन्होंने उसकी सैर की है वहां पर कौन कौन सी चीजें मौजूद है उसका जिक्र जो है बड़ा खूबसूरत अंदाज में इस सबक में किया है, जो आपके सफा नंबर 50 से 52 पर मौजूद है। दरसी किताब के सफा नंबर 50 से 52 पर मौजूद है। तो सबसे पहले हर वीडियो में जिस तरीके से हम अल्फाज मानी को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, उसी तरीके से इस वीडियो में भी हम अल्फाज मानी को पहले देखेंगे, पहले उसका मुताला करेंगे कि इस इक्तबास यानी आपकी पहली बात के इक्तबास में जो मुश्किल अल्फाज आए हुए हैं उनके मानी का मुताला हमें करना है। जैसे कि यकसा का मतलब है एक जैसा, मुकामात मतलब मुकामात जो है मुकाम की जमा, मतलब किसी इलाके जगह की जगह को कहेंगे। सैर का मतलब होता है घूमना, और सेहत अफजा मुकाम यानी तंदुरुस्ती के मुफीद, तंदुरुस्ती के लिए जो मुफीद जगह है उसको हम कहेंगे सेहत अफजा मुकाम। तंदुरुस्ती आपकी सेहत से ताल्लुक रखता है। उसके बाद आता है मनाजिर। मनाजिर क्या है, मंजर की जमा, मतलब दिलकश नजारे जिसको हम कहेंगे। तो पहली बात की शुरुआत करते हैं कि घर के यकसा माहौल से जब आदमी उगता जाता है तो उसके दिल में घूमने फिरने और नए मुकामात देखने की ख्वाहिश पैदा होती है। होता क्या है कि हम एक ही माहौल में रहते हुए एक ही सिलसिला, मतलब वही चीजें बार बार हर रोज हमें वही काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिल क्या हो जाता है, उगता जाता है। फिर ऐसा होता है कि इस रूटीन को, इस सिलसिले को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा तब्दील करना चाहिए, तो थोड़े मतलब खुशी हासिल होगी। तो ये तस्वीर देखिए, तो आपको जो है पहली बात में ये तस्वीर दिखाई गई है जिसमें आप देख रहे हो पहाड़ नजर आ रहे हैं, फूल नजर आ रहे हैं जिनमें 2 कलर के हैं, एक पीला कलर है और एक जो है लाल कलर कह सकते हैं या जामुनी कलर कह सकते हैं, और हरे रंग की जो पत्तियां आपको नजर आ रही हैं। तो यकीनन इस तस्वीर को देखकर आपके दिल में कश्मीर जैसे मुकाम की सैर की ख्वाहिश पैदा हो गई होगी। तो कश्मीर आपने नाम सुना होगा, ये भारत की रियासत है कश्मीर, और यहाँ पर क्या होता है, सर्दी के दिनों में बर्फ गिरती है। तो हमें जो है, हमने बर्फ का गिरना जो है टीवी पर देखा हुआ है, सुना हुआ है, लेकिन हमने अपने आंखों से अभी तक नहीं देखा। तो ऐसा महसूस होता है कि कश्मीर में जाकर हम उन नज़ारों का जो है मुआयना करें, उन नज़ारों को देखें। तो ये जो कश्मीर है भारत के शुमाल में इंतहाई सर्द और खूबसूरत मुकाम है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, ये जो कश्मीर रियासत है भारत के शुमाली सिमत में आती है और बहुत खूबसूरत है। भारत के जुनूब में नीलगिरी पहाड़ी सिलसिले की एक बुलंद चोटी पर ऊटी भी कश्मीर की तरह एक सेहत अफजा मुकाम है। जैसे कि मैंने अभी कहा, जैसे कश्मीर शुमाली सिमत में है, वैसे ही ऊटी जो है नीलगिरी पहाड़ पर है, वो जुनूब में, भारत के जुनूबी सिमत में आती है। तो जिस तरीके से वो सर्द मुकाम है, कश्मीर की तरह इंतहाई सर्द है, लेकिन उससे कम सर्द जो है ऊटी का मुकाम है। वहां के पहाड़ अगरचा कश्मीर के पहाड़ों की तरह बर्फ से ढके नहीं, मगर बुलंदी की वजह से ऊटी बहुत सर्द मुकाम बन गया है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कश्मीर में बर्फ गिरती है जबकि ऊटी में बर्फ नहीं गिरती, फिर भी यहाँ मौसम कैसा है, सर्द है। यहाँ के कुदरती मनाजिर निहायत खूबसूरत है। मनाजिर मैंने अभी कहा, मंजर यानी कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से जो नज़ारे हैं वहां पर खूबसूरत, पहाड़ों से, जंगलों की वजह से या हरियाली की वजह से जो नजर आते हैं वो बहुत खूबसूरत है। तो इस सबक में जो है हम ऊटी की सैर करने वाले हैं, मतलब ऊटी की हर जगह का मुताला करने वाले हैं। दोबारा आपको जो है अल्फाजवानी बताए गए हैं। सबसे पहले तो इस इक्तबास में या इस पैराग्राफ में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उसके मानी देखते हैं। सयाह यानी सैर व सयाहत करने वाला, कौमी यकजहती इत्तेहाद आएगा। रवादारी का मतलब है एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना। मकबरा उसका मतलब है कब्र, जियारत करना, देखना। मौसीकी यानी गाना बजाना। रक्स का मतलब है नाच। दिल बाग बाग होना, ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। तो रियासत तमिलनाडु में, जैसे कि कश्मीर रियासत का जिक्र हुआ था, उसी तरह से भारत की एक रियासत है तमिलनाडु, वहीं पर ऊटी एक सेहत अफजा मुकाम है जो हमारी सेहत के लिए निहायत मुफीद है, जहां पर कुदरती नज़ारे आपको नजर आएंगे, जो मतलब पोल्यूशन से, आलूदगी से बिल्कुल ये मुकाम जो है दूर है। नीलगिरी पहाड़ पर बसा हुआ ये शहर सयाहों की जन्नत कहलाता है, और ये जो मुकाम है नीलगिरी पहाड़ पर मौजूद है, जन्नत इसलिए कहलाता है क्योंकि अल्लाह ताला के कुदरत के नज़ारे इतने दिलकश है वहां पर कि ऐसा महसूस होता है जैसे जन्नत का एक हिस्सा यहाँ पर
मौजूद है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से ऊटी 300 किलोमीटर दूर है। अब आपको बताया जा रहा है कि कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है और वहां से कितनी दूरी पर जो है ऊटी मुकाम मौजूद है। तो बेंगलुरु से हम पहले मैसूर पहुंचे। तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि हम जो है सबसे पहले बेंगलुरु पहुंचे और बेंगलुरु के बाद हमने मैसूर वहां पर उस मुकाम पर पहुंचे। तो मैसूर में चिड़ियाघर और राजा का महल देखने के लायक है। चिड़ियाघर मतलब जहां जानवर रखे जाते हैं और मैसूर के जो राजा का महल बना हुआ है उस महल को देखने के लिए वहां पहुंचे। उसके बाद वो जो है रास्ते ही में हमने टीपू सुल्तान शहीद शहर श्रीरंगपट्टनम को देखा। तो अभी आप देखोगे जैसे कि आपने तारीख पढ़ी हुई है तो मैसूर के टीपू सुल्तान, ये टीपू सुल्तान की हुकूमत थी वहां पर। तो शहीद इसलिए कहा गया है उन्हें क्योंकि वो जो है शहीद हुए थे और लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो वहां पर जो है श्रीरंगपट्टनम को देखा, उनका शहर है वो। अब वहां पर किले की वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं। तो मुसन्निफ क्या कह रहे हैं कि एक जमाना था कि वहां पर टीपू सुल्तान की हुकूमत हुआ करती थी, लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब वहां पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है, वहां सिर्फ किला मौजूद है। हाँ, टीपू सुल्तान की मस्जिद और इनका बनाया हुआ मंदिर आज भी माजी की कौमी यकजहती और सुल्तान की रवादारी का ऐलान कर रहे हैं। मतलब उस वक्त जो टीपू सुल्तान की हुकूमत थी तो उन्होंने जो है यकजहती को कायम करते हुए अपनी हुकूमत में मस्जिद और मंदिर को तामीर करवाया था ताकि जो आपस के रिश्ते हैं वो बेहतरीन बन सके, आसान हो। हमने इनके मकबरे की भी जियारत की जहां टीपू सुल्तान के साथ इनकी वालिदा और वालिद हैदर अली की कब्रें हैं। तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि हमने जो है टीपू सुल्तान की मकबरे को भी देखा। जियारत करना मतलब देखना होता है, देखा। उनके मकबरे के साथ उनकी वालिद और वालिदा और उनके वालिद हैदर अली की कब्र भी वहां पर मौजूद थी। दुनिया का मशहूर वृंदावन गार्डन यहाँ से करीब है जहां मौसीकी पर रक्स करने वाले पानी के फव्वारों को देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। देखेंगे अब इस जुमले में जो है मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है। तो मुसन्निफ कह रहे हैं वहीं पर वृंदावन गार्डन भी मौजूद है और उसमें जो है मौसीकी पर रक्स करने वाले मतलब फव्वारों को इस तरीके से बनाया गया है कि जब मौसीकी बजती है तो उस मौसीकी में फव्वारों की जो शक्ल है वो बदलते रहती है। लाइट्स, उनको लाइटिंग के जरिए खूबसूरत बनाया गया है। तो अगली स्लाइड पर हम ये तमाम मुकामात को तस्वीरों के जरिए समझेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले नीलगिरी पहाड़ आपको नजर आ रहा है, फिर बताया गया कि 300 किलोमीटर के दूर पर है बेंगलुरु से, है ना। फिर ये चिड़ियाघर है, उसके बाद ये राजा का महल इस तरीके से नजर आता है और ये जो चिड़ियाघर है वहां पर हिरन जानवर जो रखे जाते हैं, ठीक है, इसका मुताला हमने किया। उसके बाद आपको बताया गया कि टीपू सुल्तान का मकबरा जो इस तरीके से नजर आता है। वृंदावन गार्डन जो बहुत बड़ा गार्डन है तो उसकी अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से हम भी ऊटी की सैर तस्वीरों के जरिए कर रहे हैं। अब आपको बताया गया कि मौसीकी पर रक्स करने वाले फव्वारे, तो मैंने आपको कहा कि जो है मौसीकी बजाई जाती है, मौसीकी लगी हुई होती है, गाने के ऊपर जो है ये फव्वारों की जो शक्ल है वो बदलते रहती है और आप लाइट्स भी देख सकते हैं किस तरीके से रंगीन जो है रंग बिरंगी वो नजर आ रही है लाइट की वजह से, रोशनी की वजह से। तो अगला पैराग्राफ हम देखते हैं, उसमें भी अल्फाज मानी सबसे पहले आपको दी गई है कि सब्ज का मतलब है हरा, लेकिन इस पैराग्राफ में जो लिया गया है यहाँ मुराद हरियाली यानी घास फूस से ताल्लुक रखता है। फिर ज़ैबतन करना, पहनना आएगा। सहर अंगेज, जादू भरा यानी जादुई दुनिया इस तरीके से वो महसूस हो रही है खूबसूरत मंजर को देखने पर। उसके बाद आता है मामन, पनाह की जगह। तो यहाँ पर मामन जानवरों का कहा गया है। तो चौकड़ियां भरना मतलब दौड़ना। अकसाम, किस्म की जमा। तो हम पैराग्राफ यानी इक्तबास की तरफ आते हैं कि अब अगले पड़ाव पर मतलब मुसन्निफ ने इतने मुकामात घूमने के बाद उनका जो अगला पड़ाव था तो ऊटी पहुंचने के लिए हमारी टैक्सी तैयार थी। अब वो मैसूर से कहाँ ऊटी के लिए निकल रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हुए जंगलों से गाड़ी गुजर रही थी। तो अब वो हमें क्या बता रहे हैं कि जब हम सफर कर रहे हैं तो दोनों तरफ क्या है, जंगलात हमें नजर आ रहे हैं, वो खूबसूरत मालूम हो रहे हैं। अल्लाह तेरी कुदरत, जिधर देखो जमीन सब्ज लिबास ज़ैबतन किए हुए सहरंगेज समा पेश कर रही थी। और अल्लाह ताला की कुदरत की तारीफ करते हुए वो कहते हैं कि जमीन पर जहां भी नजर पड़े सब्ज लिबास से यहाँ मुराद है हरियाली से ज़ैबतन यानी ऐसा महसूस हो रहा था कि जमीन ने जैसे
हरे रंग का लिबास पहना हुआ है और पूरा समा इस तरीके से नजर आ रहा था जैसे किसी ने इस पर जादुई डंडा घुमाकर जो है उसको रंगीन कर दिया हो। हरियाली को जो है वहां पर लाया गया है। अभी हम 20 किलोमीटर का भी रास्ता तय ना कर पाए थे कि जंगलों में घिरा हुआ बंडीपुर आ गया। अब देखो क्या कह रहे हैं मुसन्निफ, पहले तो उन्होंने सबको देखा, मैसूर में जो जो चीजें मौजूद थी उनको देखते हुए जो है वह अगली तरफ बढ़े, यानी ऊटी की तरफ बढ़े और ऊटी की तरफ जाते हुए उन्हें एक बंडीपुर जो क्या है, जंगली जानवरों का मामन है, जंगली जानवरों को ऐसा माहौल दिया गया है कि उनको ये ना महसूस हो कि वो कैद हैं। तो मामन का मतलब होता है पनाह की जगह, मतलब वहां पर उनकी हिफाजत की जाती है। यहाँ हर तरफ खरगोश फुदकते और हिरन चौकड़ियां भरते नजर आते हैं, मतलब जानवरों को किसी किस्म की कैद नहीं है यहाँ पर। तो मुसन्निफ को क्या क्या नजर आए, खरगोश नजर आए और हिरन जो दौड़ती हुई नजर आए। तो परिंदे भी यहाँ कई अकसाम के पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है जंगल है तो जंगलों में अलग अलग किस्म के परिंदे हमें नजर आएंगे जो रंग बिरंगी भी होंगे और अलग अलग बोलियां बोलने वाले भी होंगे। देखने वाला सोचता रह जाता है कि दो आंखों से क्या क्या देखूं। मतलब यहाँ मुसन्निफ अल्लाह ताला की कुदरत का जो करिश्मा है, अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारों का जो तारीफ करते हुए कहता है कि इतने खूबसूरत मंजर और नज़ारे यहाँ पर मौजूद हैं कि आप दो आंखों से भी मतलब उसको पूरा मुकम्मल देख नहीं सकते। तो इस पैराग्राफ में जिन मनाजिर का या जिन चीजों का मुसन्निफ ने बयान किया है तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से टैक्सी जो है ऊपर की तरफ बढ़ रही है और दोनों तरफ आपको जो है हरियाली नजर आएगी। ये जंगलों की तरफ से जो है गाड़ी जो है गुजर रही है, इस तरीके के जंगल वहां पर मौजूद हैं। उसके बाद ये बंडीपुर आप देख रहे हो कि हिरन कितने खुलेआम जो है दौड़ रहे हैं। उसके बाद ये बंडीपुर का जो मामन है उसका गेट है, रिजर्व फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है। उसके बाद आप देखोगे पुरपेच रास्ता, सॉरी इसके बाद अगली स्लाइड पर दोबारा आपको अल्फाज मानी दिए गए हैं। सबसे पहले है पुरपेच रास्ता, मतलब घुमाव वाला। खौफ का मतलब होता है डर, दिलकश दिल को लुभाने वाला, जायल का मतलब होता है दूर करना। तो इस पैराग्राफ का मुताला करते हैं कि पहाड़ पर चढ़ते हुए टैक्सी की रफ्तार कम हुई तो हमने सामने के शीशे से बाहर देखा। अब मुसन्निफ क्या कह रहे हैं कि हमारी टैक्सी जब रफ्तार उसने स्लो की तो आगे के शीशे में हमने देखा कि रास्ता लहराते बलखाते सांप की तरह दिखाई दे रहा है। तो नीचे तस्वीर में आप देख सकते हो, इस तस्वीर में भी जो है आपको बलखाते हुआ सांप नजर आएगा। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से रास्ते को सांप की तरह तशबीह दी गई, मतलब सांप की तरह बताया गया है। ठीक है, तो पुरपेच इसलिए कहा गया कि मुश्किल रास्ता है, घुमाव ज्यादा है इसमें। तो ये पुरपेच रास्ता नीलगिरी पहाड़ के इंतहाई चोटी पर बसे मुकाम ऊटी पहुंचने के लिए तामीर किया गया। मतलब ऊटी जो मुकाम है निहायत इंतहाई चोटी, मतलब जो पहाड़ का सबसे बुलंद हिस्सा होता है उसको चोटी कहेंगे। तो इस रास्ते पर दूसरी जानिब से आने वाली सवारी को देखकर महसूस होता है गोया को हमारी टैक्सी से आगे निकलकर ऊटी जा रही हो। तो मुसन्निफ अपने सफर को बताते हुए कह रहे हैं कि हम जिस टैक्सी में बैठे हुए थे, अगर हमने किसी और टैक्सी को देखा तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो टैक्सी जो है हमारे से आगे निकल रही है। चक्रदार रास्ता हमारे दिल में खौफ पैदा कर रहा था, मगर बाहर के दिलकश नजारे इस खौफ को जायल भी कर रहे थे। देखो हमें टैक्सी भी चलानी है और ऊपर के मुकाम पर जाना है, रास्ता भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि इस रास्ते को देखते हुए डर तो महसूस हो रहा था, लेकिन क्या है जो खूबसूरत नजारे हैं कुदरत के, उसको देखते हुए ये डर जो है खत्म हो गया था। अब फिर से आपको जो है अल्फाज मानी है, तो अल्फाज के मानी हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ में हमवार का मतलब होता है बराबर, आबशार यानी पहाड़ों से गिरने वाला पानी। तो ऊटी से करीब करीब एक जगह हमवार रास्ता आया तो एक पुल के पास ड्राइवर ने नाश्ते के लिए गाड़ी रोक दी। आप देख रहे हैं कि इससे पहले मुसन्निफ ने क्या कहा कि रास्ता पुरपेश था, घुमाव वाला था, सांप की तरह नजर आ रहा था, लेकिन थोड़ी और आगे जाने के बाद हमें रास्ता जो है हमवार नजर आया और वहीं पर हमारे ड्राइवर ने जो है गाड़ी रोक दी और हमने वहां पर नाश्ता किया। इस पुल के नीचे बहने वाली नदी पहाड़ी चट्टानों से फिसलती हुई आबशार बनकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती नजर आती है। अब वो नदी है लेकिन जब पहाड़ों से गिर रही है तो वो ऐसा महसूस हो रही है जैसे क्या हो, वो आबशार हो। और ना ही उस आबशार में आवाज थी, ना ही शोर,
बिल्कुल पुरसुकून यानी बगैर आवाज के वो जो आबशार है नीचे जमीन की तरफ बह रहा था। पानी का फिसलना आंखों को ठंडक पहुंचा रहा था। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है। और वो पानी, इस स्लाइड पर भी हम जो है सबसे पहले अल्फाज मानी का मुताला करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है फारिग यानी कोई काम का मुकम्मल होना। तो इस पैराग्राफ में जो फारिग लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तो खाना मुकम्मल होने पर किया गया है। धुंधल का मतलब शाम का हल्का अंधेरा। तो दिन के 2:30-3 बजे हम ऊटी पहुंचे। मुसन्निफ कह रहे हैं कि दिन के 2:30-3 बजे हम ऊटी पहुंचे। एक होटल में कमरा किराए पर लिया और खाने से फारिग होकर लेट गए। तो मतलब कमरा किराए पर लेने के बाद जो है वो खाना खा चुके थे। खाना खाने के बाद हुआ ये कि जो वहां की सर्द हवाएं थी उन हवाओं की वजह से मुसन्निफ की जो है आंख लग गई और वो बेखबर सो गए। और जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सूरज जो है गुरूब होने के करीब था, मतलब सूरज डूबने के करीब था। जल्दी जल्दी तैयार होकर डूबते सूरज का मंजर देखने के लिए हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। अब मुसन्निफ को जो है डूबते हुए सूरज का मंजर देखना था तो उन्होंने फौरन जो है वो तैयार हुए और पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, एकदम ऊंचाई पर पहुंचे। और उस मंजर को वो इस तरीके से बयान कर रहे थे कि जैसे कि जमीन की गोद में सूरज क्या हो रहा है, छुपा जा रहा था। तो वापस जब वो लौटे तो शाम का धुंध लेकर रात के अंधेरे में गुम हो रहा था। मतलब जो सूरज ढलने के बाद जो उजाला होता है वो थोड़ा थोड़ा सा मौजूद होता है और धीरे धीरे वो अंधेरे में क्या होता है, तब्दील होता है। तो वो फिर भी कह रहे हैं कि ऊटी की सड़कें और चौराहे रोशनी में नहा रहे थे। अंधेरा होने के बावजूद भी वहां रोशनी मौजूद थी। तो ये रोशनी किससे होगी, बिजली से होगी। ठंडे मौसम की वजह से हमने रात का खाना कमरे ही में मंगवा लिया। खाना खाने के बाद देर रात तक गपशप करते रहे। अब मुसन्निफ क्या कह रहे हैं कि एक तो मौसम ठंडा था, रात के वक्त और भी ठंडा मौसम हो गया, जिसकी वजह से मुसन्निफ ने खाना जो है अपने कमरे में ही मंगवा लिया और वहीं खाना खाया। और बाद में जो उनके दोस्त थे उनके साथ बैठकर वो गपशप करने लगे। जज़ाकल्लाह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह इसके अगले सबक का हिस्से का मुताला अगली वीडियो में करेंगे। ऊटी की सफर, ऊटी की सैर हिस्सा 2 में इंशाअल्लाह।